नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। और एक बार फिर से देश में कोरोना की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन में हैं। कुछ राज्यों में कोरोना के हालात खराब होते जा रहे हैं, दिल्ली उनमें से एक है। और ऐसे में आप सबकी उम्मीदें टिकी हैं वैक्सीन पर। कई तरह की खबरें हैं, कई तरह की अच्छी खबरें हैं, राहत वाली खबरें हैं, उम्मीद जगाने वाली खबरें हैं। लेकिन इन खबरों के बावजूद भारत में वैक्सीन कब तक आएगी, लोगों को कब तक मिलेगी, किस तरह की चुनौतियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। देश के सबसे बड़े अस्पताल के चीफ, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बिना देर किए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। और पहला सवाल तो सर आपसे यही है, क्योंकि अब देखिए कोरोना कुछ राज्यों में एक बार फिर से बेकाबू होता जा रहा है। दिल्ली में भी काफी केसेस आ रहे हैं। आपका भी मैंने देखा, आपने भी कई जगह बातें की कि ठंड की वजह से इस पर बहुत असर पड़ रहा है, पॉल्यूशन का बहुत इस पर असर पड़ रहा है। तो मेरा पहला सवाल तो सर आपसे यही है कि कोई इसको थर्ड वेव कह रहा है, कोई कह रहा है कि ये सुनामी ना बन जाए। आपका क्या एनालिसिस है सर? कोरोना अभी किस स्टेज में है, देश में कोरोना को लेकर क्या हाल है, क्या हालात हैं, और आप इसको कैसे देखते हैं? तो अगर हम पूरी देश की स्थिति देखें तो दो चीज़ें एकदम साफ दिखाई देती हैं। एक तो ये है कि केसेस हमारे कुछ हद तक कम हुए हैं। पहले हमें फिक्र था कि 1 लाख से ऊपर रोज के केसेस होंगे, अब वो 50,000 से कम हुए हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि कई जगह केसेस बढ़ रहे हैं। और ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में वायरल इन्फेक्शन, जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि कोरोना भी एक रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है, वो ठंड के मौसम में बढ़ते हैं। क्योंकि इस ठंड के मौसम में वायरस भी ज़्यादा देर तक सर्वाइव करता है हवा में, और लोग अंदर ज़्यादा रहते हैं ठंड के कारण, क्राउडिंग ज़्यादा होती है, और वो एक वायरस को फैलने का एक मौका मिल जाता है। तो इसलिए ये जो सर्दी का मौसम है, इसमें हमें पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वैक्सीन आने के लिए अभी कुछ टाइम है, 2-3 महीने लग सकते हैं। और इस दौरान हमें पूरा ये देखना है कि केसेस ना बढ़ें, और स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनको बचा सकते हैं, अगर हम पूरा एहतियात रखें, उनका पूरा ध्यान रखें। क्योंकि अब जब हम देख रहे हैं कि वैक्सीन बिल्कुल हमारे पास आ गई है, कुछ दिनों की या कुछ हफ्तों या महीनों की बात है, तब ये बहुत बुरा होगा कि हम ज़्यादा लोगों की जान लूज करें। क्योंकि जब हमारे पास एक जो हम कहते हैं लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, तो हमें इस टाइम पे पूरा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि केसेस हम बिल्कुल कम कर पाएँ। सर्दी से जो केसेस बढ़ने के चांसेस हैं उसको ना होने दें, और जैसे जैसे वैक्सीन आए हम सब लोगों को वैक्सीनेट करें, जिससे हम लाइफ्स भी सेव कर पाएं और पैंडेमिक के केसेस बिल्कुल कम हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वैक्सीन की आप भी बात कर रहे हैं सर, और वैक्सीन ही एकमात्र उम्मीद है जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, कौन सी वैक्सीन से आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद है? कई तरह की वैक्सीन है, 2 वैक्सीन भारत में ही बन रही हैं, इसके अलावा अमेरिका में जो फाइजर है, मॉडर्ना है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन यहाँ बन रही है, तो आपको किस वैक्सीन से सबसे ज़्यादा उम्मीद है? तो अगर हम देखें, भारत की कंडीशन देखें और जिस टाइप की हमारी वैक्सीन हमारी कोल्ड चेन को मेंटेन कर सकती हैं, तो जो भारत में वैक्सीन बन रही है, एक तो जो ऑक्सफोर्ड वाली एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, और अपनी जो भारत की वैक्सीन है, जो भारत बायोटेक के माध्यम से और ICMR के माध्यम से बन रही हैं, जाइडस की भी वैक्सीन आ रही है, और एक डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो रशियन वैक्सीन है वो भी बना रही है। उम्मीद ये की जाती है कि ये जो सारी वैक्सीन हैं, एक के बाद एक, हो सकता है कि सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन आए, लेकिन उसके बाद भारत बायोटेक की, जाइडस की और रशियन वैक्सीन भी अपनी ट्रायल्स पूरी कर पाएंगी। और अगले साल के पहले 6 महीने में ये सारी वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हो जानी चाहिए। क्योंकि ये जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की, इसको हम आम फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी है, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में इसको रख सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो वैक्सीन है, ये भारत में सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेगी अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म यूटिलिटी देखें। तो इसलिए ये वैक्सीन ज़्यादा यूजफुल रहेगी, और इसके डोजेस भी ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध होने के चांसेस हैं। नहीं, लेकिन हमारे पास ये है कि बात कही, मुझे मैं समझना चाहता हूं कि आप उस बात को और डिटेल में समझाइए। आपने कहा कि अगले साल के पहले 6 महीने में, यानी आप ये कह रहे हैं कि भारत में वैक्सीन लोगों को देने तक 6 महीने का समय लग सकता है, यानी जून जुलाई से देना शुरुआत होगी या जून जुलाई तक दे दी जाएगी?
नहीं नहीं, मेरा ये मानना है कि वैक्सीन तो पहले 2-3 महीने में आ जाएगी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन जो है, जितने हमारे पास डोजेज आएंगे, हमारी जो सारी पॉपुलेशन है उनको हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ओके। पहले दिन पे सब इतनी वैक्सीन के डोजेज नहीं आएंगे कि हम सारे देश को वैक्सीनेट कर पाएंगे। ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम वैक्सीन किसको दें, और सबसे पहले उन लोगों को देनी पड़ेगी जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। उसके बाद उन लोगों को देनी पड़ेगी जिनको जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जिनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होने के चांसेस हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। तो जैसे जैसे हम वैक्सीन के डोजेस हमारे पास ज़्यादा उपलब्ध होंगे, इन लोगों को हम वैक्सीनेट करना शुरू करेंगे। इस सारी प्रक्रिया में जिससे हम सारे लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं, हाई रिस्क ग्रुप को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को, उसके बाद और पॉपुलेशन को, इसमें कई महीने लग सकते हैं। और अगले साल के 6 से 8 महीने की ये अच्छा, पूरी अगर एक्सरसाइज होगी। ये तो ठीक है, समझ में आया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या कोरोना वॉरियर्स हैं या फिर हाई रिस्क ग्रुप है, उनको पहले वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन अगर एक आम आदमी जो 20 से 50 साल की एज ग्रुप में आता हो, वो अगर ये सोच रहा हो कि मुझे वैक्सीन कब तक मिलेगी, तो उसकी कोई टाइमलाइन है सर, कब तक उसको वैक्सीन मिल सकती है? तो इस पे 2-3 चीजें डिपेंड करती हैं। एक तो हमारे पास कितनी डोजेज आएंगी और कितनी टाइप की वैक्सीन हमारे कंट्री में अवेलेबल होंगी। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे पास 4-5 कंपनियों की वैक्सीन जो है वो अगले साल के पहले 6 महीने में उपलब्ध हो जाएंगी। ये हो सकता है कि ये वैक्सीन एक कंपनी नहीं, 3-4 कंपनीज की वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध हो जाए और हमारे पास इतने ज़्यादा डोजेज हों कि हम फिर अगले साल के सेकेंड हाफ में ये कह पाएँ कि हमारे पास इनफ डोजेज हैं कि आम आदमी भी इस वैक्सीन को लगा सकता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। रिमेंबर, 1-2 चीजें इसमें बहुत जरूरी है हमें समझना। एक तो ये है कि वैक्सीन सेफ होनी चाहिए। तो जैसे जैसे ये ट्रायल्स हो रहे हैं, इसमें से जैसे जैसे डेटा आएगा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को उसको माइन्यूटली देखना है कि वैक्सीन जो है ये सेफ है। अगर हम हमारे देश में आम जनता को देते हैं तो उनके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। और जैसे जैसे हम आगे इसको देंगे तो मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें हाई रिस्क ग्रुप में जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, उसमें ये वैक्सीन कैसी बिहेव करती है जब हम बहुत सारे लोगों को देते हैं, वो भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। तो वैक्सीन देने के बाद उसकी ट्रायल ख़त्म नहीं हो जाएगी। वैक्सीन देने के बाद भी हमें लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स या आपने मेरा सवाल पहले ही सर उसका जवाब दे दिया। मैं आपसे जो सवाल पूछने वाला था वो यही था कि क्या वैक्सीन रामबाण है, और अगर किसी को कोरोना की वैक्सीन दे दी गई तो क्या उसको बिल्कुल बेफिक्र, बिना मास्क लगाए, बिना 2 गज की दूरी बनाए ऐसे घूमना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी हमें 2 चीजें बहुत जरूरी है समझना। पहले ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि वैक्सीन जो है किस टाइप की प्रोटेक्शन देती है। अब वो ये हो सकता है कि वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन दे जिससे आपको सिवियर डिजीज ना हो, यानी कि आपको कोविड हुआ लेकिन मामूली हुआ, वैक्सीन की एंटीबॉडीज के कारण उसने बीमारी को आगे बढ़ने नहीं दिया। उसका ये मतलब हुआ कि आप अभी भी इन्फेक्शियस हैं और आपके पास माइल्ड डिजीज हुई लेकिन आप और लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हो। वैक्सीन इस टाइप की प्रोटेक्शन भी दे सकती है। दूसरी टाइप की वैक्सीन इस टाइप की प्रोटेक्शन दे सकती है कि आपको कोविड बिल्कुल ही ना हो, कि आपको इतनी प्रोटेक्शन हुई कि आपको एक्सपोजर हुआ लेकिन आपको बिल्कुल बीमारी नहीं हुई और ना कोई इन्फेक्शन हुआ। ये अभी क्लियर नहीं है कि वैक्सीन इस टाइप की प्रोटेक्शन देगी। ये लगता है कि वैक्सीन ज़्यादातर आपको सिवियर डिजीज नहीं होने देंगी, इसलिए मोर्टेलिटी कम होगी। पर हो सकता है कि लोगों को माइल्ड डिजीज हो, और इसलिए मास्क लगाना, अपनी प्रोटेक्शन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये भी नहीं अभी क्लियर है कि वैक्सीन कितनी देर तक प्रोटेक्शन नहीं। तो फिर इसी से जुड़ा एक सवाल और आता है सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, हाँ, तो ये है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा और ये मॉनिटरिंग से ही पता चलेगा कि वैक्सीन कितना प्रोटेक्शन देगी और अलग अलग ग्रुप्स में कितनी देर के लिए प्रोटेक्शन देगी। बुजुर्ग लोगों में कितने प्रोटेक्शन देगी, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है या जिनको और बीमारियां हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, डायबिटीज हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज हैं, उन लोगों में वैक्सीन की तो फिर जो डॉक्टर इम्यूनिटी गुलेरिया है। ये बताइए, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग दावे हैं। कोई कंपनी कह रही है मेरी वैक्सीन 95% तक उसकी एफिकेसी है, जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की है उसका 70% कोट किया गया एफिकेसी, कोई 92%, कोई 90% कह रहा है। सर, आम आदमी कंफ्यूज है इन आंकड़ों से, मतलब देखने से तो यही लगता है कि 90% वाली ज्यादा कारगर होगी। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं ये कहूंगा कि ये जो सब चीजें अभी आई हैं ये बहुत प्री मैच्योर हैं, क्योंकि ये सब कंपनी वालों ने अपना प्रेस रिलीज दिया है। इसमें उन्होंने कोई साइंटिफिक डेटा पब्लिश नहीं किया है। जब तक हम इस डेटा को क्रिटिकली नहीं देखते और ये नहीं देख पाते कि इसका एक्चुअल एफिकेसी कितनी है, तो ये कहना बहुत डिफिकल्ट होगा कि ये वैक्सीन एक दूसरी वैक्सीन से सुपीरियर है।
हमें ये भी समझना चाहिए कि जब भी हम एक बात कहते हैं कि 90% एफिकेसी है, उसमें एक रेंज भी होता है जो हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। हो सकता है कि 90% का ये मतलब हुआ कि वो 70 to 98% भी हो। तो इसलिए अभी हमारे पास पूरा डेटा आ जाए, जो पब्लिश हो, जो लोग साइंटिफिकली क्रिटिकली एनालाइज कर पाए, तभी हम ये कह पाएंगे कि ये जो कौन सी वैक्सीन कैसे कंपेरेबल करती हैं। तो हम ओवरऑल अगर हम देखें तो ये लगता है कि अभी तक जो भी वैक्सीन का डेटा आया है, ऑल ऑफ देम आर इफेक्टिव। कुछ हद तक वेरिएशन होगा और ये भी देखना पड़ेगा कि रीजन टू रीजन और ग्रुप टू ग्रुप कितना उसमें वेरिएशन है। ठीक है, तो हम किस वैक्सीन से उम्मीद लगाएं? जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, जो भारत में बहुत सारे बड़े पैमाने पर बन रही है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगी, इसलिए कॉस्ट के ऊपर कोई आपका आइडिया, कौन सी वैक्सीन कितनी क्या कीमत हो सकती है? क्योंकि बहुत बड़ा एक ग्रुप होगा जो इतने पैसे शायद ना दे सके, जिनके पास 4-5 हज़ार रुपए ना हो वैक्सीन खरीदने के लिए। तो जो भारत में वैक्सीन आ रही हैं, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो या भारत बायोटेक की हो, उनका कॉस्ट जो है वो कुछ हद तक तो सरकार की तरफ से दी जाएंगी, वैक्सीन मुफ्त दी जाएंगी, और कुछ हद तक जो है उसका कॉस्ट जो है वो $2 से $3 से ज़्यादा नहीं होगा। सो 200 से 300 रुपए से कम ही होंगी वैक्सीन। और भारत के लिए सारे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक स्पेशल रेट जो है वैक्सीन का वो देने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हैं। तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन भारत में सस्ती आएंगी, और दूसरा ये कि काफ़ी हद तक वो मुफ्त भी दी जाएंगी, क्योंकि इसका एक पूरा अभियान है इसको कोविड पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। और ये वैक्सीन अगर हम सब लोगों को दे पाएँ एफिशिएंटली, तो हमारी और कई चीज़ों में हमें इससे मतलब इकोनॉमिकली बेनिफिट। ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं सर आप ये कह रहे हैं कि भारत में उन लोगों को जिनके पास वैक्सीन खरीदने की क्षमता नहीं है, उनको मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। तो भारत सरकार का जो प्रोग्राम बन रहा है उसमें ये कोशिश की जाएगी कि जहां तक हो सके सब लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, और उनको जो वैक्सीन है वो बहुत मिनिमल कॉस्ट या फ्री ही दी जाए, क्योंकि ये एक अभियान के टाइप का एक सिचुएशन है जहां पे हम सब लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हाई रिस्क ग्रुप को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, और ये कोशिश की जाएगी कि उन सब लोगों को फ्री या मिनिमल कॉस्ट पे ही वैक्सीनेट किया जाए। फिर एक बार उस प्लान के बारे में भी बताइए ना हमारे दर्शकों को, वो सुनना चाहते हैं कि क्या प्लान सरकार ने बनाया है। जब देश के सबसे बड़े अस्पताल का चीफ उनके सामने हो तो वो सब कुछ जानना चाहते हैं जो उनके हित में हो। तो प्लान जो है वो तो अभी देखिए, सरकार तो अभी प्लान बना रही है, इस पे पूरी डिस्कशन चल रही है, और इसका जो जब पूरा प्लान बनेगा इन टर्म्स ऑफ कि कितनी डोजेज हैं, कंपनी से कितनी कॉस्टिंग पड़ती है, हमारे और जो ट्रांसपोर्ट है, लोगों को वैक्सीनेट करने का पूरा जो स्ट्रैटेजी है, जब वो क्लियर होगी अगले कुछ हफ्तों में, तभी इसका एक पूरा प्लान सब लोगों के सामने हो पाएगा। इस पे बहुत एग्रेसिवली काम चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वैक्सीन जो है वो कॉस्टली नहीं होगी और काफी हद तक लोगों को मुफ्त मिल जाएगी। अच्छा, और क्या तैयारी है? जो कहा जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि बहुत सारी वैक्सीन है जो उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद भारत में ना हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर राज्यों में, केंद्र में क्या तैयारी चल रही है सर? देखिए, ये बात समझना जरूरी है कि भारत में एक बच्चों की वैक्सीन का बहुत एग्रेसिव प्रोग्राम चलता है, और इसलिए कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस है। लेकिन अडल्ट्स की वैक्सीन के लिए हम यूजली नहीं प्रोग्राम वो चलाते, और अडल्ट की पॉपुलेशन बच्चों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को ऑगमेंट करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे पास ऑलरेडी कोल्ड चेन का फैसिलिटी है, क्योंकि जो बच्चों में वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत का बहुत सक्सेसफुल रहा है, उसमें कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है। तो उसी को हर एक स्टेट में ऑगमेंट किया जा रहा है। उसी हिसाब से जैसे हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पूरा प्लान हो रहा है कि जैसे पोलिंग होती है, पोलिंग बूथ्स की तरह उसी टाइप का एक प्लान बने कि लोग के हर एक के लोकेलिटी में घर के पास वैक्सीन अवेलेबल हो, और एक वैक्सीन का डे फिक्स हो, और वहाँ पे वैक्सीनेट जो ग्रुप जो प्रायोरिटाइज्ड हैं उनको वैक्सीन मिल पाए। अच्छा। तो एक पूरा प्लान जो है उसकी तैयारी की जा रही है। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी भी यूज की जाएगी, कोल्ड चेन मेंटेनेंस के लिए पूरा प्लान बनाया जाएगा। जो लोगों ने जो वैक्सीनेट करेंगे उनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है कि उनको हम ट्रेन करें कि वो ठीक से टीका दे पाएं, और लोगों को अवेयर कर पाएं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं जो उनको
जिनके बारे में उनको ध्यान रखने की अच्छा सर, जरूरत मुझे मालूम है क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आखिरी सवाल आपसे, हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट उस पर कहाँ तक पहुँच पाए आप लोग? क्योंकि एक लंबा वक्त कोरोना में हम लोगों ने बिता लिया है। अभी कोरोना को लेकर भारत में क्या लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है? आपको क्या लगता है? सीरो सर्वे बहुत सारे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज पाई जा रही है, और लोगों के लिए आखिरी में क्या संदेश होगा आपका? तो अगर हम सीरो सर्वे को देखें तो अभी तक ऐसे कोई पूरा देश के सीरो सर्वे में कोई ऐसा डेटा नहीं आया कि जो ये कहे कि हम काफ़ी हद तक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो हम कह रहे हैं कि आप मास्क लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, हाथ अपने धोएं, वो अभी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अभी तक नहीं आई। और हर्ड इम्यूनिटी जो आएगी वो जब हम लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे अच्छी मात्रा में, तभी हम ये कह पाएंगे कि कुछ हद तक हर्ड इम्यूनिटी आ गई है और केसेस कम होने लगेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब जब वैक्सीन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम सबको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम में अगर किसी को कोविड हो गया और वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गया या आईसीयू में पहुँच गया, तो वो ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि अगर हम अपना ध्यान रखें और हम ये सर्दियाँ बिता दें, तो इसके बाद हम एक अगले साल वैक्सीन और ओवरऑल जो केसेस हैं वो कम देखेंगे और कोविड से हम कुछ हद तक राहत पा पाएंगे। तो इसलिए ये सर्दियां हमें बड़े ध्यान से बितानी है। उसके बाद मेरा ये मानना है कि हम काफ़ी हद तक इस पैंडेमिक पे कंट्रोल पा पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और देश के लोगों को बताने के लिए कि जब तक वैक्सीन नहीं है आ रही तब तक आपके लिए 2 गज की दूरी और मास्क कितना पहनना कितना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें अपना वक्त देने के लिए। तो ये थे एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर अभी आपको क्या सोचना चाहिए, वैक्सीन को लेकर कितनी देरी है, और तब तक जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आपको कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। TV9 भारतवर्ष पर खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।